guys, welcome to my YouTube channel Arts Students Corner। ये हमारा कोल्ड वॉर एरा चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है ये वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा लिए हैं। फर्स्ट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और सेकंड व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। और ये टॉपिक थर्ड टॉपिक है हमारा द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। मैंने सोचा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ और वो इस बुक में ही है। सो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। सी इस बुक के एंड में हमें एक वर्ल्ड मैप मिलता है एंड इस वर्ल्ड मैप में मैं आपको क्यूबा बता देती हूँ। ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एक्चुअली ये पूरा था उस समय, मतलब इन्हीं लोग के लिए ये यूनाइटेड स्टेट्स का कब्जा कह सकते हैं। ये उसी के वर्ल्ड में आता था और इसमें क्यूबा हमारे यहाँ पे एक स्मॉल आइलैंड क्यूबा देख सकते हैं आप लोग। यही बताना था इम्पोर्टेंट चीज़। और ये एनसीईआरटी की बुक काफ़ी अच्छी है, इसमें आपको मैप भी दे दिया है वर्ल्ड का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, यानी कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ओके, तो आप लोग को पता है कि मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके पूरा आप लोग को बताती हूँ। वैसे इस वीडियो में भी करेंगे, पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगी, पहले इंग्लिश फिर उसका हिंदी में आप लोग को समझा दूंगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट मैप है, इसमें आप लोग देख सकते हैं नेटो मेंबर्स, ये यूएसए के मेंबर्स हैं। तो ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं ना, ये नेटो मेंबर्स हैं। वार्सो पैक्ट मेंबर्स ये सोवियत यूनियन का है। तो ये रेड वाला आप देख सकते हैं, ये वार्सो पैक्ट का है। अदर कम्युनिस्ट नेशंस ये है नैम। तो नैम में ये ग्रीन वाला आ रहा है, इंडिया भी इसी में आता था। तो और हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को, द इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। The two superpowers were keen on expanding their spheres of influence in different parts of the world. दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए लगी हुई थी, मतलब बढ़ाने पे तुली हुई थी। In a world sharply divided between the two alliance system, दो भागों में बट गया था पूरी दुनिया। A state was supposed to remain tied to its protective superpower to limit the influence of the other superpower and its allies. दुनिया 2 गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गया था। एक था हमारा नेटो, एक वार्सो पैक्ट। और मतलब ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यही था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए ताकि उसको फ़ायदा मिले और प्रोटेक्शन भी मिलता और दूसरे जो सुपर पावर्स हैं उनके अटैक या कुछ से वो बच जाता। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस used the link to superpowers for their own purposes. जो विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत मतलब जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ अपना अपना जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में भी करते थे। जैसे कि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगले लाइन में बताया हुआ है, दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, मोस्टली रीजनल नेबर्स विथ whom they had rivalries. तो उनको क्या था ना कि सुपर पावर्स के साथ मिलकर बहुत फ़ायदा था। ये जो देश थे ना, इनको स्थानीय प्रतिद्वंदी देश, मतलब जैसे ये हो गया ना, तो इसके अगल बगल वाले से इसको जो था सुरक्षा का वायदा मिलता था कि अगर ये हमला किया तो वहाँ सारे पूरे नेटो के साथ देंगे इसका, अगर ये हमला किया तो ऐसा था। फिर हथियार मिलता था और आर्थिक मदद भी मिलती थी। The alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into 2 camps. और महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया को 2 भागों में मतलब बांट दिया गया या बंट गया पूरी दुनिया। This division happened first in Europe. और यह जो विभाजन था सबसे पहले यूरोप में हुआ। Most countries of Western Europe sided with the US and those of Eastern Europe joined the Soviet camp. That is why these were also called the Western and Eastern alliances.
देख सकते हैं आप लोग कि जो ये यूरोप है ना, इसका जो वेस्टर्न पार्ट था वो यूएस के साथ मिल गए हैं, वेस्टर्न पार्ट के मैक्सिमम देश, और इधर का जो ईस्टर्न पार्ट था ये मिल गए यूएसएसआर के साथ। तो पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष ले लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के मतलब जो देश थे वो सोवियत में शामिल हो गए, और इसीलिए ये पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारा एक और वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, और ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। एक है नेटो, दूसरा है वार्सो पैक्ट, और तीसरा है नैम। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The Western Alliance was formalized into an organization, the North Atlantic Treaty Organization (NATO). ये आप लोग याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया, which came into existence in April 1949। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नेटो) की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। ये आप लोग याद रखिएगा। It was an association of 12 states. 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है ना, तो उसे पूरा संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। मतलब इनमें से किसी पे भी हमला हुआ ना, तो ये सब उसके लिए लड़ेंगे। ऐसा हो गया था बिकॉज ये सब एक टीम मेंबर बन गए थे, ये एक टीम मेंबर बन गए थे, और ये तो एक अलग थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Each of these states would be obliged to help the other। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा, यही हो गया था हम लोग का एक ट्रीटी, मतलब ट्रीटी ही कह सकते हैं, एक हम लोग का बन गया था कि हाँ हम अगर एक पे भी हमला हुआ तो हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे, हम सब उसका साथ देंगे। The Eastern Alliance, known as the Warsaw Pact, मैंने बताया ना ये Warsaw Pact was led by the Soviet Union। ये यूएसएसआर के द्वारा लेड किया गया था, और सोवियत यूनियन। It was created in 1945। ये डेट्स आप लोग याद रखेंगे। 1955 में इसको क्रिएट बनाया गया, and its principal function was to counter NATO's forces in Europe। और इसका मुख्य काम था ना नेटो में शामिल देशों का यूरोप से मुकाबला करना। इसका यही मुख्य काम था, किसका? वार्सो पैक्ट का, जो कि सोवियत यूनियन द्वारा लेड किया गया था। International alliances during the Cold War era were determined by the requirements of the superpowers and the calculations of the smaller states। कोल्ड वॉर के दौरान यानी कि शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरत और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। As noted above, Europe became the main arena of conflict between the superpowers। In some cases, the superpowers used their military power to bring countries into their respective alliances। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच जो था ना, क्या कह सकते हैं हम लोग उसको, हाँ तनातनी कह सकते हैं। तनातनी का मुख्य जो अखाड़ा था ना, यूरोप बना। मतलब जो भी लड़ाइयाँ हुई ना वो यूरोप में हुई, छोटी मोटी जो। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर ना अपना मतलब वॉर करके ताकत दिखा के कि हाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, मतलब कुछ देशों को अपने में शामिल करने के लिए। सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल। और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी एक इसका अच्छा उदाहरण है। The Soviet Union used its influence in Eastern Europe, backed by the very large presence of its armies in the countries of the region, to ensure that the eastern half of Europe remained within its sphere of influence। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, और इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा और दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ है। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन (सीएटो)। ये सब जो ट्रीटीज हैं इनके बारे में पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड द सेंट्रल ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन (सेंटो).
The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with regional countries such as North Vietnam, North Korea, and Iraq. और इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मतलब उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। क्या है कि वो जब अब से देशों को साथ मिला रहे तो ये भी मिलाएगा ना, इसको भी तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना ही है, सुपर पावर साथ ये भी है। तो कोल्ड वॉर थ्रेटेंड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंसेस। शीत युद्ध के कारण पूरा जो हमारी दुनिया थी ना वो दो गुटों में बट गई थी। Under these circumstances, many of the newly independent countries, after gaining their independence from the colonial powers such as Britain and France, were worried that they would lose their freedom as soon as they gained formal independence. अब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना, जिनको अभी अभी मतलब अभी जिनको इंडिपेंडेंस मिला था, आज़ादी मिला था, उनको लगा कि वो अपनी आज़ादी खो देंगे क्योंकि अभी जस्ट उनको इंडिपेंडेंस मिला है, फिर अभी खो देंगे। नहीं चाहते थे बिकॉज अभी अभी वो किसी के मतलब गुलामी से आज़ाद हुए थे और फिर से किसी का गुलाम बनना सही उनको नहीं लगा था, वो ऐसा नहीं चाहते थे। क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंसेस वे क्विक टू अपीयर। गठबंधन था ना, उसमें भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरारें पड़ी। Communist China quarreled with the USSR towards the late 1950s, and in 1969 they fought a brief war over a territorial dispute. साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो ही गया थे। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक थोड़ा छोटा मोटा युद्ध हुआ, भूभाग पर युद्ध हुआ। Or the other important development was the non-aligned movement (NAM), which gave the newly independent countries a way of staying out of the alliances. इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। इस आंदोलन ने जो नए अभी जस्ट स्वतंत्र जो राष्ट्र थे ना, उनको एक गुटबाजी से अलग रहने का मौका मिल गया, मतलब किसी की गुलामी से अलग रहने का एक उनको मिल गया कि हाँ हमारा कुछ तब होगा। तो ये चाहते थे कि हम किसी के गुलाम न रहें, हम अलग रहें क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं। यू मे आस्क व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड एनी एलीज एट ऑल। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो ऐसे सुपर पावर्स थे। आफ्टर ऑल विथ देयर न्यूक्लियर वेपन्स एंड रेगुलर आर्मीज दे वर सो पावरफुल। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी ही that combined the power of most of the smaller states in Asia and Africa and even in Europe was no match to that of the superpowers. कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। Yet the smaller states were helpful for the superpowers in gaining access to। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है ना कि छोटे देश से भी कुछ उनको फ़ायदा था सुपर पावर्स को। जैसे कि हम ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लीजिएगा और ये एग्जाम में भी आता है। सो 4 पॉइंट से बहुत छोटे छोटे आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ये तो मुँह ज़बानी भी याद कर सकते हैं। वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स, तो उनको जो छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन मिलते थे जैसे कि तेल मिल जाता था, खनिज पदार्थ मिल जाते थे। फिर टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, और उनको ना जगह भी मिल जाता था जहाँ से कि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें। जैसे मान लीजिए कि ये है तो यहाँ पे है इसका मेन बेस, तो यहाँ पे अगर उन्होंने अपना छोटा देश है कोई, यहाँ पे अपना लगा सकते हैं, यहाँ से संचालन कर सकते हैं अपना, ये इनको फ़ायदा था। लोकेशंस फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर, और सैनिक ठिकाने जहाँ से कि महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके वो भी उनको मिलती थी छोटे देशों से। इकोनॉमिक सपोर्ट इन दैट Many small allies together could help pay for military expenses, और आर्थिक मदद भी मिलती थी जिसमें गठबंधन में शामिल हुए बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे, मतलब उनका मिलिट्री एक्सपेंसेस निकल जाता था छोटे छोटे देशों से ही। They were also important for the ideological reasons, और ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे, और विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। The loyalty
Philosophy of Alice suggested that the superpowers were winning the war of ideas as well, that liberal democracy and capitalism were better than socialism and communism और vice versa. गुटों में शामिल जो देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी. गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद ये समाजवादी और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है. सो मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर. तो क्या मैं क्या सोच रही हूँ, ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो और इसको लंबा नहीं करते हैं. मैं पार्ट 3 में डाल दूँगी आगे के 2 टॉपिक्स, बिकॉज ये टॉपिक बहुत लंबा था. लाइन बाई लाइन पढ़ने में तो बहुत टाइम गया. सो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा. अगर कुछ आप लोग छूट रहा होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा. मैं इसको भी आगे शामिल करने की कोशिश करूँगी, और अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ. आप लोग बताइएगा आप लोग को पसंद आया कि नहीं आया, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.